हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। यूपीएससी फ्री मेंटरशिप का ये पहला लेक्चर है और इस तरह के 3 से 4 लेक्चर आपको हर वीक में मिल जाया करेंगे जो पूरी तरह करंट अफेयर्स पर बेस्ड होंगे और इनकी क्लिप्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज 24 नवंबर 2023 है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक पोल्यूशन को लेकर आर्टिकल आया था जिसका नाम है व्हाट पोल्यूट्स इंडिया। फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में ये बताया गया था कि भारत में PM 2.5, जिसे हम पर्टिकुलर मैटर 2.5 भी कहते हैं, वो WHO के स्टैंडर्ड से 10 गुना ज्यादा हो गया और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पर बुरी तरह पड़ रहा है, स्पेशली रूरल इंडिया में, क्योंकि एयर पोल्यूशन के चलते 70% प्रीमेच्योर डेथ भारत के ग्रामीण इलाकों में दर्ज हो रही है। भारत में ये PM 2.5 आते कहां से हैं, ये होते क्या हैं, इसके बारे में इस आर्टिकल में डिटेल में दिया गया है और इसमें कुछ ग्राफिक्स भी दिए गए हैं जिनका यूज आप मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। लेकिन इस एयर पोल्यूशन पर काबू कैसे पाया जाए, इसका जवाब इस आर्टिकल में राइटर ने बहुत खूबसूरती से दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्शन को बैन करना, ओड इवन फॉर्मूला, वाटर स्प्रे, आर्टिफिशियल रेन करवाना, ये सब शॉर्ट टर्म चीजें हैं, इनसे पोल्यूशन खत्म नहीं होगा। इसके लिए हमें एनर्जी ट्रांजिशन पर फोकस करना चाहिए, मतलब ऊर्जा संक्रमण, जो एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्योंकि आप देखोगे कि जब से हम हाउस होल्ड एक्टिविटीज में LPG, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने लगे हैं, तब से भारत ने 48% तक PM 2.5 को एलिमिनेट किया है। इसी तरह जितनी जल्दी हो सके हमें अपने ऑटोमोबाइल को इलेक्ट्रॉनिक पर शिफ्ट करना चाहिए, मींस हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर जोर देना होगा। इसी के साथ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करती है, उस पर हमें पेनाल्टी लगाने की भी जरूरत है। फिर एक न्यूज फिस्कल डेफिसिट को लेकर आई थी कि हम राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने में पीछे रह गए। इस आर्टिकल में फिस्कल डेफिसिट, नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन कीवर्ड्स का यूज किया गया है। उम्मीद है आपको इनका मतलब पता होगा, क्योंकि हर साल प्रीलिम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन दिख ही जाएंगे। खैर, काम की बात पर आते हैं कि इस आर्टिकल में ये बताया गया था कि गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। विनिवेश का इस बार का लक्ष्य हमें हासिल नहीं हुआ और इसकी भरपाई गैर कर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू से की जाएगी। इसका मतलब है कि भले ही टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो उसी कंडीशन में बना हुआ है जो पहले था, और उसका मेन रीजन है गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार ने इस साल कहा था कि हम इस बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को 1.5% से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि ये 10% तक बढ़ चुका है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी पीछे नहीं है। इससे होगा ये कि ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के चलते हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कमजोर पड़ जाएगा, जो कि देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब है कि हमने जो 10 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो लक्ष्य रखा था, हम उसमें भी पीछे रह जाएंगे। अब चक्कर ये है कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, जिसके चलते हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का प्रभाव ये हुआ कि हम ना तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पूरा कर पा रहे हैं और ना ही पूंजीगत व्यय का। ऐसे में हमारे अधिकारियों को और भी ज्यादा टैक्स कलेक्शन करना पड़ेगा, यानी लोगों पर कर का बोझ और अधिक होगा, जो कि गरीब लोग और कारोबारी जगत के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर मेंस में फिस्कल डेफिसिट पर कोई क्वेश्चन आता है तो इन पॉइंट्स का यूज आप वहां कर सकते हैं। फिर एक न्यूज आर्टिकल सोसाइटी के ऊपर था कि सामाजिक विषमता को मापने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होने चाहिए। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है और DPSP है, वो सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक समानता की बात भी करते हैं, और सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए हमें इसे मापने की जरूरत है, इन इक्वालिटी को मेजर करने की जरूरत है। भारत में जो जनगणना की जाती है, ये इसी का एक एग्जाम्पल है। और आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले बिहार गवर्नमेंट ने जातिगत सर्वे भी किया था, ये भी इसी से ही रिलेटेड था। और फ्रेंड्स, जब भी भारत में राष्ट्रव्यापी जाति गणना की बात आती है तो लोग इससे बचना चाहते हैं, और इसी के 3 रीजन इस आर्टिकल में दिए गए थे, आप इन्हें पढ़ लेना। फ्रेंड्स, रिसेंटली आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब की गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लोकल बॉडीज में गंबूसिया फिश को छोड़ा ताकि मच्छरों की समस्या से निपटा जा सके। फ्रेंड्स, ये मछली मच्छरों के लार्वा को कंट्रोल करने के लिए एक जैविक एजेंट के रूप में जानी जाती है, और जनरली ऐसा माना जाता है कि ये मछलियां मलेरिया को कंट्रोल करने में एक प्रभावी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि ये मच्छरों के लार्वा को खाती है। सो आप लोग जानना कि ये गंबूसिया मछली क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। सेकंड, आप मलेरिया के बारे में जानना। फिर एक न्यूज ये थी कि जो IIT रोपड़ है, उसने पंजाब की जो सतलज रिवर है
उसमें एक दुर्लभ धातु टेंटलम की प्रेजेंस देखी। फ्रेंड्स, इसका यूज बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में किया जाता है, केमिकल प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एरोप्लेन एंड मिसाइल बनाने में। तो आप लोग ये देख लेना कि टेंटलम की प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर एक न्यूज नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर थी कि हमारी जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसने रिसेंटली नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट डिक्लेयर करने की रिकमेंडेशन दी। सो ये नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आखिर है कहाँ, इसके पास से कौन सी नदी बहती है, इसके अलावा इस सेंचुरी की और क्या क्या विशेषताएं, आप ये देख लेना। फिर एक क्लिप्स कोट्स के ऊपर थी कि हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ये कहा था कि एजुकेशन सोसाइटी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस टॉपिक पर आप एक निबंध लिख सकते हैं कि एजुकेशन सोसाइटी बिल्डिंग में किस तरह भूमिका निभाती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।